हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, अवलोकनात्मक जो सिद्धांत था, जो किसने दिया था, बेंडूरा ने दिया था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग देखी, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन कह रहे थे, जो पैवलोव ने दी थी। पैवलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो एक डॉग पर किया था। वहाँ पर उन्होंने दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया था, दो स्टिमुलस की कंडीशनिंग करवाई थी, मतलब दो उद्दीपक की कंडीशनिंग करवाई थी। उन्होंने हैबिट फॉर्मेशन की बात की थी। उन्होंने कहा था जो बच्चे का बिहेवियर होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होता है, वो इनवॉलेंट्री होते हैं, वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पैसिव होता है, ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स थी जैसे जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटिंक्शन, ये सब हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज की जो हमारी थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये किसने दी थी? ये स्कीनर ने दी थी। किसने दी थी? स्कीनर ने। ये नाम जरूर याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग ये किसने दी थी? स्कीनर ने दी थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर कौन है? स्कीनर हैं। तो इनको क्या कहा गया? फादर कहा गया, जनक कहा गया। किसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग का। इन्होंने जो ये थ्योरी है ये अपनी कब दी? 1958 में दी। हालांकि सन आपसे नहीं पूछता है कि कब थ्योरी बताई गई, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्कीनर हैं, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कह रहे हैं। अब जो ये स्कीनर थे ये व्यवहारवादी थे, ये बिहेवियरिस्ट थे। कौन थे? व्यवहारवादी। जितने भी व्यवहारवादी हैं वो चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं, मतलब व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन का क्या मतलब है कि जब भी लर्निंग हो जाएगी, जब भी अधिगम हो जाएगा, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जिस भी बच्चे ने सीखा है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसे लर्निंग मानते हैं। मतलब जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर होता है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग होती है। तो स्कीनर साहब भी व्यवहारवादी थे। ये भी कहते हैं कि जो लर्निंग है वो क्या है? चेंज इन बिहेवियर है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। ये सभी व्यवहारवादी मानते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पैवलोव को पढ़ा था, पैवलोव भी हमारे व्यवहारवादी ही थे। तो यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट है वो व्यवहारवादी है, तो स्कीनर है वो व्यवहारवादी है, वो बिहेवियरिस्ट है। जो ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ये किस पर बेस्ड है? ये थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर बेस्ड है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी थी? थॉर्नडाइक की थी। थॉर्नडाइक साहब की थी। थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये क्या है? प्रयत्न और भूल की थ्योरी। प्रयत्न और भूल इस थ्योरी पर बेस्ड है। प्रयत्न और भूल की जो थ्योरी है इस पर स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? स्कीनर ने अपनी थ्योरी ओरिजिनल नहीं दी थी। ने जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, जिसको हम कह रहे थे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उस पर बेस्ड थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में भी एक प्रिंसिपल था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड थी, मतलब प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो स्कीनर की थ्योरी है वो किस पर बेस्ड थी, स्कीनर की थ्योरी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर बेस्ड थी। और ट्रायल एंड एरर के स्पेसिफिक कौन से सिद्धांत पर बेस्ड थी? लॉ ऑफ इफेक्ट पे थी, प्रभाव के नियम पर थी। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी एक काम करता है, कोई भी बच्चा सीखता है, तो उसके परिणाम होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस दो तरह के होंगे, या तो अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या फिर बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या तो गुड होंगे या फिर बैड होंगे। अगर गुड कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अच्छे परिणाम आए,
तो ऑर्गेनिज्म उस बिहेवियर को दोहराता है, उस बिहेवियर को रिपीट करता है, बार बार उस काम को करता है। लेकिन अगर उस सीखने के, उस कोई भी काम करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बुरे आए, बैड आए, तो वो उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेगा, उससे वो बचने की कोशिश करेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर कोई बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अगर हमने उसे शाबाशी दी, मतलब ये क्या हुआ, उसका गुड कॉन्सिक्वेंसेस हुआ। अगर हमने बच्चे की प्रशंसा की, अगर बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया, तो मतलब उसका रिजल्ट क्या रहा, अच्छा रहा, उसे वो काम करना अच्छा लगा, तो वो बार बार वो काम रिपीट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे ने बहुत अच्छे से होमवर्क किया, तो बच्चे को शाबाशी मिलेगी, मतलब बच्चे की गुड कॉन्सिक्वेंसेस रहे। बच्चा वो शाबाशी पाने के लिए बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करेगा और उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बैड कॉन्सिक्वेंसेस, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जाते टाइम स्कूल ना जाकर कहीं और चला गया, उसने क्लास बंक कर ली, उसे क्या मिलेगा? घर आकर उसे मिलेगी पनिशमेंट, मतलब उसे सजा मिली, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे वो बुरे रहे, बुरे परिणाम रहे। अब बच्चा उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो सजा नहीं पाना चाहता है। अगर उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होते तो वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करता, अगर बैड कॉन्सिक्वेंसेस हुए तो वो उस व्यवहार को रिपीट नहीं करेगा। यही कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यही कहता है प्रभाव का नियम। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या हुआ कि जब बच्चा कोई भी बिहेवियर कर रहा है, जब बच्चा कोई भी काम कर रहा है, तो उसके इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, इमीडिएटली उसके परिणाम क्या रहे, उसी पर ही उसकी लर्निंग बेस्ड होती है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे तो वो उस व्यवहार को रिपीट करेगा, उसकी लर्निंग और बेहतर तरीके से होगी। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बैड रहे तो वो उस व्यवहार को रिपीट नहीं करेगा और उसकी लर्निंग नहीं होगी। मतलब मेन रोल किसका हुआ? कॉन्सिक्वेंसेस का हुआ, कि जब कोई भी बच्चा कोई भी काम करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के हैं, उसी पर ही उसकी लर्निंग बेस्ड होती है। जो स्किनर साहब हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी थी जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, जिसको हम बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन, जिसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है जब बच्चा कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसे शाबाशी मिलना, उसकी प्रशंसा करना, उसे कोई भी इनाम मिलना, ये क्या होता है? ये पुनर्बलन का काम करता है, ये इन्फोर्समेंट का काम करता है। स्किनर कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप बच्चे को इन्फोर्स करेंगे, जितना ज़्यादा आप बच्चे को पुनर्बलित करेंगे, उतनी ही उसकी लर्निंग अच्छे हो पाएगी। मतलब बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो उसके गुड कॉन्सिक्वेंसेस रहें, आप बच्चे को प्रशंसा करें, आप बच्चे की तारीफ करें, आप बच्चे को इनाम दें, तो बच्चा उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा और उस बिहेवियर को वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा, उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो स्किनर ने किया वो किस पर किया? पुनर्बलन पर किया, रीइंफोर्समेंट पर किया। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रीइंफोर्समेंट है इसकी बात किसने की थी? रीइंफोर्समेंट की बात, पुनर्बलन की बात स्किनर साहब ने की थी। स्किनर ने कहा था कि जितना ज़्यादा आप बच्चे को पुनर्बलन देंगे, जितना ज़्यादा आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, बच्चे की लर्निंग उतने ही अच्छे तरीके से होगी। सीखना है वो कैसे होता है? यहाँ पर पहले रिस्पॉन्स होगा, मतलब पहले प्रतिक्रिया होगी और फिर प्रतिक्रिया के बाद स्टिमुलस उसके सामने आता है। अभी हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि जो स्किनर हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एक रैट पर किया था, एक चूहे पर किया था, फिर उसके बाद एक कबूतर पर उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। तो ये जो स्किनर साहब हैं ये कहते हैं कि बच्चे का जो भी रिस्पॉन्स होगा, बच्चे ने कोई भी रिस्पॉन्स किया, फिर उससे उसे क्या स्टिमुला मिले, उसे क्या उद्दीपक मिला, उसी पर ही टोटल लर्निंग बेस्ड होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो प्रतिक्रिया हैं, वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होती हैं। जो सीखने वाला है वो किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है वो उसके कंट्रोल में। जैसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इनवॉलेंट्री थे। वहां पर जो ऑर्गेनिज्म था, जो डॉग था, वो पैसिव था। उसके जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, जो उसकी अनैच्छिक रिस्पॉन्स आ रहे थे, अनैच्छिक प्रतिक्रिया आ रही थी, जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। लार का निकलना डॉग के कंट्रोल में नहीं था। वहां पर जो रिस्पॉन्स थे वो कौन से थे? इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स थे। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो व्यवहार होंगे वो कौन से होंगे? वॉलेंट्री होते हैं।
वॉलेंट्री मतलब जो स्वैच्छिक होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जब स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था तो एक रैट को उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उस पिंजरे पर एक लीवर लगा हुआ था जिस पर वो प्रेस करता, जैसे ही वो उसे प्रेस करता तो उसके पास फूड आ जा रहा था। तो ये लीवर को प्रेस करने का काम कौन कर रहा है? रैट कर रहा है। यहाँ पर चूहा उस लीवर को बार बार प्रेस कर रहा है तो उसे खाना मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्टिव है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वहां पर ऑर्गेनिज्म पैसिव था, वहां पर डॉग कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो एक्शंस हैं वो क्या हैं? वॉलेंट्री हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव है। जैसा ऑर्गेनिज्म प्रतिक्रिया देगा, जैसा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देगा, तभी उसके सामने उद्दीपक आएगा, तभी उसके सामने क्या आया? फूड आया। फूड को क्या बोलेंगे? उद्दीपक बोलेंगे। फूड को हम स्टिमुलस बोलेंगे। पहले आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करने के बाद स्टिमुलस आपके सामने आता है। पहले आप चूहे ने लीवर को दबाया, फिर उसके बाद उसका फूड आया। अगर चूहा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अगर चूहा पैसिव हो जाएगा तो फूड भी नहीं आएगा और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लर्निंग नहीं होगी। यहाँ पर जब वो एक्शन कर रहा है, जब यहाँ पर वो एक्टिव है, तभी उसे फूड मिल रहा है, तभी उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, अगर वो निष्क्रिय हो जाएगा तो उसे यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं। वो ये काम करना चाहता है तब होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मतलब क्या हुई? मतलब एक तरह से ये मशीनी प्रक्रिया हुई। जिस तरह से मशीन काम करती है उसी तरह से ये काम करती है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की अगर आपसे कोई पूछ ले इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दी थी? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी स्किनर ने ही दी थी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही दूसरा नाम है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है? जो भी लर्निंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप होगी। पहले एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा। ऐसे आप कैंडी क्रश गेम खेलते हैं, जब आप एक लेवल पार कर लेते हैं तब आप दूसरे लेवल पे जाते हैं, वही इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है। जैसे आप कोई भी एक मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, जैसे मेनली हम DSSB का जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, जब आप पहला एक सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तभी आप दूसरे सेक्शन पर जा सकते हैं। आप जंप कर कर दूसरे सेक्शन पर नहीं जा सकते। पहले आप एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा। पहले जब चूहे ने लीवर दबाया तभी फूड आया, ऐसा नहीं है कि उसने लीवर नहीं दबाया डायरेक्ट फूड आ गया। मतलब जो लर्निंग होती है वो क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप होती है, चरणों में होती है। यहाँ पर जो लर्निंग एक्टिविटी है वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दी जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर लर्निंग होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार सब कुछ सिखा दिया जाता है। स्टेप्स की बात होती है, छोटे छोटे टास्क की बात होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसलिए इसका एक नया नाम भी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? पहले किसी भी व्यवहार को लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है और फिर उसे चेंज किया जाता है। ये अभी हम एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं कि जो स्किनर हैं उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पर किया था? रैट पर किया था। सबसे पहले चूहे पर किया, फिर उसके बाद उन्होंने पिजन पर किया था, कबूतर पर किया था। उन्होंने क्या किया? स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में रख दिया। बॉक्स में रखने के बाद चूहे को भूख लगी थी तो चूहा क्या करेगा? ट्रायल एंड एरर से वो प्रतिक्रिया कर रहा है, वो इधर उधर दौड़ रहा है। जो ये इधर उधर दौड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? वो प्रयत्न और भूल का प्रयास कर रहा है। वो बार बार इधर उधर अपने रिस्पॉन्स दे रहा है, उसे नहीं पता कि किस तरह से उसे रिस्पॉन्स देना है। वो रैंडमली रिस्पॉन्स किए जा रहा है। जब वो रैंडमली रिस्पॉन्स कर रहा था तो एक बार क्या हुआ? जो लीवर यहाँ पर लगा हुआ है, इस लीवर पर उसका पैर टिक गया। उसका पैर जैसे ही लीवर पर टिका तो जो ये बाहर फूड रखा था, ये फूड उसके पिंजरे में आकर गिर गया। तो अब रैट ने पुनर्बल मिला, जो फूड आया वो रैट को क्या कर रहा है? पुनर्बलन दे रहा है, रीइंफोर्समेंट दे रहा है। अब उसने वो खाना खाया, अब जस्ट उसे फिर से भूख लगी तो वो फिर से प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा। जब वो फिर से प्रतिक्रिया देगा तो क्या होगा? फिर से उसका लीवर पर एक बार पैर टिका, फिर से उसे फूड मिला।
अब धीरे धीरे यही एक्टिविटी वो बार बार रिपीट करता रहा। जब वो ये एक्टिविटी बार बार रिपीट करता हो रहा, कुछ ट्रायल्स के बाद उसे ये समझ में आ गया कि इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपना पैर सीधा इस लीवर पर ही रख दूं तो लीवर पर रखने के बाद सीधा मुझे फूड मिल जाएगा, मुझे इधर उधर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गई, लर्निंग हो गई। चूहे ने ये सीख लिया कि जब मैं लीवर पर पैर रख रहा हूँ, जब मैं लीवर पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, मतलब पहले उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। जब वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसे फूड मिल जा रहा है, उसे स्टिमुलस मिल जा रहा है। और ये जो स्टिमुलस मिला, उसे जो फूड मिला, ये क्या हुआ, उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, ये उसके लिए पुनर्बलन का काम करेगा। अब ये फूड उसे कब तक मिलेगा, जब तक उसे भूख लगी है तब तक वो ये एक्टिविटी करता रहेगा और उसे बार बार फूड मिलता रहेगा। ये इस तरह से जो रैट है उसने लर्निंग की। तो मतलब जो स्किनर ने कहा कि आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते रहें, आप बच्चे को पुनर्बलन देते रहें, बच्चा लर्निंग करता रहेगा। के नीचे एक हल्का इलेक्ट्रिक शॉक रखा गया। हल्का इलेक्ट्रिक शॉक रखा गया कि अगर चूहा 10 सेकंड से ज़्यादा इस प्लेट्स पर बैठा रहेगा तो उसे छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। अब वो उस छोटे से इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए भी वो बार बार रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अवॉइडेंस कर रहा है। बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए वो बार बार बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पर बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कि वो अगर 10 सेकंड से ज़्यादा उस पर टिकेगा तो उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए भी बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है। दूसरा, जब वो प्रतिक्रिया कर रहा है तो क्या हो रहा है कि उसे फूड मिल रहा है, उसे लीवर पर पैर टिका तो उसे फूड मिला। वो क्या है, गुड कॉन्सिक्वेंसेस है। तो वो फूड पाने के लिए बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करेगा। मतलब गुड कॉन्सिक्वेंसेस आए तो उसने अपने बिहेवियर को बार बार रिपीट किया तो उसे खाना मिलता रहा। और दूसरा, उसे अवॉइडेंस के लिए, जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके अवॉइडेंस के लिए वो बार बार रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि अगर वो 10 सेकंड से ज़्यादा पैसिव रहा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। इससे बचने के लिए वो बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गुड कॉन्सिक्वेंसेस हैं और बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। गुड कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उसे फूड मिल रहा है इसलिए वो बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है। बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है इसलिए वो बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट था स्किनर का, कि स्किनर का जो मेन फोकस था वो किस पे था, रीइंफोर्समेंट पे था, कॉन्सिक्वेंसेस पे था, कि किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस आप बच्चे को दे रहे हैं, गुड दे रहे हैं या बैड दे रहे हैं, उसी पर बच्चे का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो टाइप्स ऑफ ऑपरेंट्स हैं वो देखते हैं। ये टाइप के ऑपरेंट में सबसे पहले आता है न्यूट्रल ऑपरेंट वो होंगे जो ना तो रिस्पॉन्स को बढ़ाएंगे और ना ही रिस्पॉन्स को घटाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दुनिया समाज में क्या हो रहा है, ना तो वो उसका अपोज करते हैं ना ही वो उसका साथ देते हैं, वो निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं। तो न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज हैं, न्यूट्रल ऑपरेंट हैं, वो इसी तरह के होते हैं। इन्वायरमेंटल के वो रिस्पॉन्सेज जो ना तो किसी भी व्यवहार को रिपीट करने में बढ़ावा देंगे और ना ही उसे कम करेंगे, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑपरेंट होते हैं। दूसरे ऑपरेंट होते हैं रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं, जो प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, जो बिहेवियर को रिपीट करने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। जो रीइंफोर्सर्स हैं ये भी दो तरह के होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, एक तो धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। जो रीइंफोर्समेंट है ये अभी हम डिटेल में समझेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। और थर्ड होता है पनिशर्स। थर्ड कौन होंगे, पनिशर्स। पनिशर क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको डिक्रीज करना है, उसके रिस्पॉन्स को कम करना है। पनिशमेंट से हमेशा क्या होता है, जो लर्निंग है वो डिग्रेड होती है, लर्निंग में हमेशा कमी आती है, बिहेवियर के किसी भी बिहेवियर को रिपीट करने में कमी आती है, यहाँ पर अवॉइडेंस में चली जाती हैं चीज़ें। तो पनिशर्स कौन से होंगे, पनिशर्स वो रिस्पॉन्सेज होंगे, एनवायरनमेंट से हमें वो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं जो किसी भी प्रतिक्रिया में कमी लाते हैं, प्रतिक्रिया की गति में कमी लाते हैं। यहाँ पर जो भी बिहेवियर होगा उसको
कम किया जाता है, वीकेंड किया जाता है, उसके जो व्यवहार जो भी कर रहा है उसमें क्या किया जाता है, कमी किया जाता है। तो बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमारे पनिशर्स होंगे और जो गुड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमारे रीइंफोर्सर्स होंगे। कंडीशनिंग में 3 टाइप के ऑपरेंट्स होंगे, न्यूट्रल होंगे, एनवायरनमेंट के ऐसे रिस्पॉन्सेज जिनसे ना तो प्रतिक्रिया बढ़ रही है और ना ही प्रतिक्रिया कम हो रही है, होते हैं वो हमेशा इंक्रीज करेंगे। ये आप याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो, दोनों ही रिस्पॉन्स को बढ़ाएंगे। जनरली हम पॉजिटिव को गुड लेते हैं, नेगेटिव को हम बैड साइड में लेके चलते हैं, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रीइंफोर्समेंट की बात की जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों ही रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज करेंगे कि रिस्पॉन्सेज का बार बार रिपीट होने की जो चांसेस हैं वो रीइंफोर्समेंट इंक्रीज करता है। पनिशमेंट हमेशा डिक्रीज करता है। पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे पनिशमेंट नेगेटिव हो, वो हमेशा जो प्रतिक्रिया है उसको कम करेगा, जो रिपीटेशन के जो चांसेस हैं उसको कम करेगा। अब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल से देखते हैं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के बारे में ऑपरेंट कंडीशनिंग में खूब बात हुई है। स्कीनर ने रीइंफोर्समेंट के बारे में बहुत सारी बात की है। रीइंफोर्समेंट है वो हमेशा बिहेवियर में इंक्रीज करेगा, हमेशा बिहेवियर को बढ़ाएगा। लर्निंग हमेशा रीइंफोर्समेंट से हमेशा लर्निंग होगी। रीइंफोर्समेंट है वो आपके 2 टाइप के होंगे, एक क्या होता है पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जिसको हम सकारात्मक कह सकते हैं, नकारात्मक कह सकते हैं, या ऋणात्मक या धनात्मक कह सकते हैं। इनमें मेन जो डिफरेंस होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, मतलब जो उद्दीपक होता है उद्दीपक को आप प्रस्तुत करते हैं, उद्दीपक यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ से उद्दीपक को हटा दिया जाता है। उद्दीपक का हटाना, रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस को हटा देना, ये क्या है हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो उसे शाबाशी मिली, उसे चॉकलेट दी गई, उसे आइसक्रीम दी गई, उसे शाबाशी दी गई, उसकी प्रशंसा की गई, ये क्या है पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर स्टिमुलस क्या किया प्रेजेंट किया। स्टिमुलस क्या हो गया कि जो चॉकलेट हुई, जो शाबाशी हुई, जो आइसक्रीम दी आपने, वो स्टिमुलस का काम करेगी, उद्दीपक का काम करेगी। मतलब जब बच्चे ने अच्छा काम किया तो आपने उसे शाबाशी दी, कोई चॉकलेट दी, ये उसके लिए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पुनर्बलन दे रहे हैं आप बच्चे को। जब आप बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम दे रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे को आप पॉजिटिव पुनर्बलन दे रहे हैं, सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम स्टिमुलस को हटा लेते हैं। क्या कोई फोन देख रहा है, हम बच्चे से फोन ले लेते हैं कि आपको फोन देखने को तब मिलेगा जब आप पहले अपना होमवर्क कर लोगे। यहाँ पर आपने क्या किया, स्टिमुलस को आपने हटा लिया, उद्दीपक को हटा लिया, तो यहाँ पर भी लर्निंग होगी। अब बच्चा फोन देखने के लिए अपना जल्दी से होमवर्क खत्म करेगा। अपना होमवर्क जो वो खत्म कर रहा है तो वहां पर भी लर्निंग तो हो रही है ना, वहां पर जो एक्टिविटी है वो रिपीट हुई, वहां पर प्रतिक्रिया के चांसेस बढ़े। मतलब रीइंफोर्समेंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वहां पर प्रतिक्रिया तो आपकी बढ़ेगी। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव में तो हम उद्दीपक को प्रेजेंट कर देते हैं, स्टिमुलस बच्चे को दे देते हैं। ऑलरेडी जो बच्चे के पास प्रेजेंट है उद्दीपक, जो भी स्टिमुलस बच्चे के पास है उसको हमने हटा दिया, बच्चे से दूर कर दिया, वो क्या है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। बच्चे की किसी भी फेवरेट चीज को लेके अपने पास रख लो, तो उसके बाद आपको ये, पहले आप ये काम कर लो फिर आपको ये फेवरेट चीज मिलेगी। ये क्या है, उद्दीपक का हटाना है, स्टिमुलस को रिमूव करना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा, जब हम किसी भी एक डिजायर्ड बिहेवियर को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि बच्चे ने जो बिहेवियर किया उसको वो बार बार रिपीट करे, तो उसके लिए हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की यूज करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या आ सकता है, आपकी प्रशंसा आ सकती है, कोई रिवॉर्ड आ सकता है, कोई इनाम आ सकता है, या फिर आप बच्चे को स्माइल दे दें, आप क्लासरूम में बच्चे को खड़ा करके सब बच्चों से उसके लिए क्लैपिंग करवा दें। ये सब क्या है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। ऐसे ही आप बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, जो बिहेवियर हमें डिजायर्ड है, जो बिहेवियर हमें चाहिए, जो हम बिहेवियर बच्चे से करवाना चाहते हैं, वो बच्चा बार बार रिपीट करेगा। किससे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। फिर उसके बाद है नेगेटिव इन्फोर्समेंट।
नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होगा, हम उस स्टिमुलस को हटा लेते हैं, हम एक प्लीजेंट कंडीशन में जाने के लिए उस स्टिमुलस को हटा देना। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते टाइम अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो बीप बीप की आवाज़ जब तक करता रहेगा जब तक आप वो सीट बेल्ट नहीं लगा लेते। तो वो क्या है, हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। लर्निंग क्यों कर रहे हैं, हम उस बीप बीप की साउंड को हटा देना चाहते हैं, हम उससे इरिटेट हो रहे हैं, उसको उससे बचने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो वो किस पर काम कर रही है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पर काम कर रही है। हम किसी भी एक अप्रिय स्थिति से हटना चाहते हैं, अवॉइडेंस में जाते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं, तब वहां पर क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो अवॉइडेंस पर काम करता है, इसलिए हम इसे अवॉइडेंस लर्निंग भी कहते हैं। अवॉइडेंस लर्निंग मतलब जब भी हम किसी भी एक चीज से बचना चाहते हैं, जब बच्चा मार से बचने के लिए पढ़ाई करता है, उसे पता है कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो उसे मार पड़ेगी, उस मार से बचने के लिए जो वो लर्निंग कर रहा है, उस लर्निंग को क्या कहा, अवॉइडेंस लर्निंग कहा गया। अवॉइडेंस लर्निंग के लिए जो रीइंफोर्समेंट का काम कौन करेगा, नेगेटिव होगा। ये हमेशा याद रखना, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो, दोनों ही लर्निंग को एनहेंस करते हैं, दोनों ही लर्निंग को इंक्रीज करते हैं। जो भी हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है, जो भी हम ऑर्गेनिज्म से बार बार वही बिहेवियर को रिपीट करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा डेली होमवर्क करे, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा डेली होमवर्क करे, तो चाहे हम बच्चे की प्रशंसा करें, चाहे बच्चे की किसी फेवरेट टॉय को उठाकर अपने पास रख ले, दोनों ही कंडीशन में बच्चा रिस्पॉन्स देगा, दोनों ही कंडीशन में जो प्रतिक्रिया है उसको वो बार बार रिपीट करेगा, दोनों में ही जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है वो हमें प्राप्त होगा। रीइंफोर्समेंट के बारे में हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट है ये कब देना चाहिए। क्या हम बच्चे को लगातार रीइंफोर्समेंट देते रहें, बच्चे को लगातार पुनर्बलन देते रहें, या बच्चे को कभी कभार पुनर्बलन दें। पुनर्बलन किस तरह से देना चाहिए कि जब हम लर्निंग बच्चे से बेहतर तरीके से करवा पाए, तो वो हम देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो पुनर्बलन के जो शेड्यूल है वो दो तरह के होंगे। कौन कौन सा, एक तो कॉन्टिन्यूअस होगा और एक पार्शियल होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो निरंतर होता है, निरंतर पुनर्बलन देंगे, आप कॉन्टिन्यूसली पुनर्बलन देंगे। दूसरा पार्शियल होता है जिसको हम कहते हैं आंशिक, मतलब जो कभी कभार दिया जाता है। ये दो शेड्यूल हैं किसके, रीइंफोर्समेंट के। या तो आप बच्चे को कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्समेंट देते रहें, लगातार बच्चे को पुनर्बलन देते रहें, बच्चे ने कुछ भी काम किया तभी आप उसे शाबाशी देते रहें, उसे वेरी गुड देते रहें, उसे चॉकलेट देते रहें। या फिर आंशिक में क्या होगा कि आप कभी कभार देते हैं, जब आपका मन होता है, जब आपको लगता है कि आज बच्चे ने बहुत अच्छे से काम किया है, तब आप उसे पुनर्बलन दे रहे हैं, तब आप उसे रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। तो वो रीइंफोर्समेंट कौन सा होगा, आंशिक होगा। तो जो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पर क्या होगा, एक प्रत्येक जब बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है, जब बच्चे ने कोई भी करेक्ट रिस्पॉन्स दिया, आपने बच्चे से दो सवाल पूछे, पहले आपने बच्चे से एक सवाल किया, बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, आपने शाबाश कहा, दोबारा आपने पूछा तब आपने शाबाश कह दिया, तीसरी बार पूछा तो आपने शाबाश कह दिया। मतलब जब भी बच्चा एक करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, आप लगातार बच्चे को रीइंफोर्स किए जा रहे हैं, आप लगातार बच्चे को पुनर्बलन दे रहे हैं, वो क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस है। खुद सोच के देखिए, जब हम पढ़ा करते थे तो एक टीचर ऐसा हुआ करता था जो कभी कभार हमें शाबाश बोलता था, कभी कभार हमारी तारीफ करता था। एक टीचर ऐसा होता था जो लगातार हमारी तारीफ करता था, क्या हम उसे सीरियसली लेते थे? हम स्टार्टिंग में तो हम खुश होते थे कि हमें डेली वेरी गुड मिल रहा है, डेली हमें शाबाशी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो लगातार कॉन्टिन्यूअसली जो आप पुनर्बलन दे रहे हैं वो उतना कारगर सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम फिर उसको ऐसे लेने लगते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो डेली वेरी गुड देता है, ये तो डेली शाबाशी देता है। मतलब जो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है वो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है। अगर हम कोई भी काम बच्चे से शुरू करवाना चाहते हैं तो जब हम उसे लगातार रीइंफोर्समेंट देंगे, जब हम उसे लगातार पुनर्बलन देंगे, किसी भी काम को शुरू करवाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो निरंतर पुनर्बलन है वो कारगर सिद्ध नहीं होता है। बनाए रखने के लिए कौन सा काम आता है, आंशिक आता है। जो टीचर कभी कभार वेरी गुड एक्सीलेंट देता है, हम उसका वेरी गुड एक्सीलेंट पाने के लिए और बेहतर तरीके से काम करते हैं। आज उसने फिर कोई कमी निकाल दी कि आज ये कमी रह गई, अब हम उस कमी पर फिर से काम करेंगे कि हमें उस टीचर का वेरी गुड चाहिए। हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं जो डेली हमें वेरी गुड दे रहा था। हमने सीरियस किसको लिया, जो आंशिक दे रहा है, जो पार्शियल दे रहा है। हमें ये पता है कि जब हम बहुत अच्छा काम करेंगे, जब हम एकदम टॉप का काम करेंगे, तब हमें रीइंफोर्समेंट मिल सकता है, तब हम
हमें गुड मिल सकता है, तब हमें प्रशंसा मिल जाती है। और इस टीचर का गुड, वेरी गुड पाने के लिए हम और अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करते हैं। मतलब यहाँ पर जो लर्निंग हो रही है वो ज़्यादा अच्छे से हो रही है कॉन्टिन्यूअस पुनर्बलन के मुकाबले। तो अगर आपसे कोई पूछ ले जो सबसे बढ़िया पुनर्बलन है वो कौन सा होगा, आंशिक होगा। जो आंशिक है इसको हम इंटरमिटेंटली भी बोलते हैं। इसके भी ना 2 टाइप्स होंगे। आगे जब हम पार्शियल की बात करते हैं, पार्शियल भी 2 टाइप का होता है। एक तो इंटरवल में होता है, एक रेशो में होता है। इंटरवल और रेशो। इंटरवल का मतलब क्या है, ये टाइम पर बेस्ड होता है कि टाइम टू टाइम हमें रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। और रेशो में क्या है, जब हमारा मन करता है, अनुपात में जब हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे इंटरवल का है, हर एक महीने सैलरी आनी है, महीने की पहली तारीख को हमें सैलरी मिल रही है। जो हमें सैलरी मिल रही है वो एक पुनर्बलन का काम कर रहा है। और जो पुनर्बलन है वो कौन सा है, बाहरी है। जैसे हम मोटिवेशन में पढ़ रहे थे ना, 2 तरह की मोटिवेशन होती है, एक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो अंदर से होती है, और जो एक्सट्रिंसिक है वो बाहर से है। जो हमें सैलरी मिल रही है वो बाहर से मिल रही है, तो मतलब वो बाहर का रीइंफोर्समेंट हुआ, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट हुआ। जो हमें सैलरी मिली वो हमें महीने के एंड में मिल रही है, मतलब वो टाइम इंटरवल है। जब भी इंटरवल की बात होगी वहां पर किसकी बात होती है, टाइम की बात होती है। और रेशो का मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। अगर हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया है तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर हमने कम अच्छा काम किया है तो हमें कम पैसा मिलेगा। मतलब ये अनुपात में हो गया कि जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस होगी आपको पुनर्बलन उसी तरह का मिल जाएगा, जिस तरह का आप काम करेंगे उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। तो जो रेशियो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, याद रखिएगा, जो रेशियो में होता है, जो अनुपात में होता है, वहां पर लर्निंग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे वहीं पर ही पुनर्बलन हमें ज्यादा मिलेगा। अगर टाइम की बात करें तो हमें ये पता है कि 30 दिन हमें काम करना है, उसके बाद हमारी सैलरी तो फिक्स है। यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ नहीं सकता, हमने काम कम किया या ज्यादा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम पैसे तो उतने ही मिलने हैं। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना रेशो वाला करता है, क्योंकि रेशो में हमें ये पता है कि जितनी बढ़िया हम परफॉर्मेंस देंगे उतनी ही हमें बढ़िया सैलरी मिलेगी। तो वो क्या काम करेगा, आंशिक है, वो हमें बेहतर तरीके से रीइंफोर्समेंट करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे बड़ा रीइंफोर्समेंट कौन सा होगा, पार्शियल होगा, आंशिक होगा, जिसको हम इंटरमिटेंटली भी बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, रेशियो में होगा, जो अनुपात में होगा, वो जो इन्फोर्समेंट है वो सबसे अच्छा होगा। अब बात आती है पनिशमेंट की। तो सजा पनिशमेंट है, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको बैन कर दिया गया है कि आप बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते हो, ना ही आप बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हैं, और ना ही आप बच्चे को मेंटल पनिशमेंट दे सकते हैं। पनिशमेंट तो वैसे बैन कर दी गई है, लेकिन जो पनिशमेंट है वो क्या होती है एक बार हम देख लेते हैं। पनिशमेंट से कभी भी हम लर्निंग को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट हमेशा डिक्रीज होती है। पनिशमेंट है वो हमेशा किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए दी जाती है, किसी भी बिहेवियर को वीक करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। रीइंफोर्समेंट हमेशा बढ़ाने के लिए दिया जाता है, पनिशमेंट हमेशा कम करने के लिए दी जाती है। कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसे खड़ा करके पीट दिया, मतलब उसे क्या मिली, पनिशमेंट मिली। उसे पनिशमेंट से ये सीखने को मिलेगा कि उसे दोबारा शरारत नहीं करनी है, मतलब उसके बिहेवियर को क्या करना है, हमें कम करना है, वीकेंड करना है, यही पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट है वो रीइंफोर्समेंट से एकदम अपोजिट है। रीइंफोर्समेंट है वो क्या कर रहा था, बिहेवियर को इंक्रीज कर रहा था, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको रिपीट करने के चांसेस बढ़ा रहा था, लेकिन पनिशमेंट क्या करेगा, उसको कम कर देगा, उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। जो पनिशमेंट है वो भी आपका 2 तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव पनिशमेंट होता है और एक नेगेटिव पनिशमेंट होता है। जैसे हमने रीइंफोर्समेंट में देखा था कि जहां पर भी पॉजिटिव होगा वहां पर क्या करेंगे, हम एक स्टिमुलस को ऐड करेंगे और यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आपने 2 थप्पड़ मार दिए, थप्पड़ मारना क्या हुआ, ऐड किया आपने, ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है कि आपने उनको क्या कर दिया, आपने पनिशमेंट को ऐड कर दिया है। और यहाँ पर क्या किया, आपने रिमूव कर दिया, आपने बच्चे से बात करनी बंद कर दी, वो क्या हो गया, नेगेटिव पनिशमेंट हो गया। तो पनिशमेंट जब भी होगा, नेगेटिव पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को वीक करती है। नेगेटिव पनिशमेंट है वो हमेशा बिहेवियर को कम करती है, जितने भी बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस हैं उनको कम कर देती है। पनिशमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। रीइंफोर्समेंट है वो दोनों अच्छे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, दोनों ही लर्निंग के चांसेस को बढ़ाते हैं।
तो ये था आज के लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो किसने दी थी, स्कीनर ने दी थी। सबसे ज़्यादा फोकस स्कीनर का रहा वो रीइंफोर्समेंट पर रहा, कॉन्सिक्वेंसेज पर रहा। कोई भी एक्टिविटी करने के बाद जिस भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उसी पर ही बच्चे की लर्निंग बेस्ड होती है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया था, रीइंफोर्समेंट पर किया था। रीइंफोर्समेंट दो तरह का होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। चाहे दोनों, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों ही रिस्पॉन्सेज को बढ़ाते हैं, दोनों ही लर्निंग को इंक्रीज करते हैं। पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही प्रतिक्रिया को उस रिस्पॉन्स में कमी लाते हैं, उसे अवॉइडेंस की तरफ लेके जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।